बात अविश्वास प्रस्ताव की। लोकसभा में जिस पर आज से बहस शुरू हुई है, अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। 26 राजनीतिक दलों को मिलाकर बने विपक्षी गठबंधन एनडीए की तरफ से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से स्वीकार करने के बाद आज चर्चा की शुरुआत हुई है। साल 2014 के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। लोकसभा में संख्या बल के आधार पर मोदी सरकार को खतरा नहीं है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत है। बीजेपी के सांसदों की संख्या 301 है। वहीं एनडीए में शामिल उसके सहयोगी दलों की बात अगर की जाए तो सत्ता पक्ष के सांसदों की संख्या 333 हो जाती है। यानी लोकसभा में नंबर गेम के लिहाज से मोदी सरकार को फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। इस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र भी 20 जुलाई 2018 को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही होगा, जो तेलुगु देशम पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ लेकर आई थी। मोदी सरकार के खिलाफ वो पहला अविश्वास प्रस्ताव था। 12 घंटे की चर्चा के बाद मोदी सरकार को 325 वोट मिले थे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष को 126 वोट मिले थे। इस बार भी परिस्थितियां अलग नहीं हैं। विपक्षी गठबंधन को भी ये पता है, उसकी तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार को घेरने के लिए लाया गया है। और इसी सियासी दांवपेच के बीच ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है और उसे लोकसभा में कैसे लाया जाता है, उसे सदन में लाने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष की तरफ से लाए जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से आने वाला विश्वास प्रस्ताव जैसा कोई शब्द भारत के संविधान में है ही नहीं। आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना दर्ज है कि लोकसभा के प्रति सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद जवाबदेह होता है। ऐसे में सरकार के पास सदन का विश्वास यानी बहुमत होना जरूरी है। यानी अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव महज ये जांचने का तरीका है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाने की प्रक्रिया क्या होती है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते हैं। दरअसल लोकसभा का कोई भी सांसद नियम 198 के तहत संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। जैसे इस बार कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई लेकर आए। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के लिए उन्होंने 50 सांसदों के समर्थन का नियम का भी पालन किया है। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष सदन के सदस्य की तरफ से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की जांच करते हैं। प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, इस तरह की शर्त होती है और वो पूरी होने के बाद ही स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए इजाजत देते हैं। फिर लोकसभा के अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के तुरंत बाद सभी दलों के सांसदों के साथ बैठक कर उस पर चर्चा की तारीख और समय तय करते हैं। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के 10 वर्किंग डे यानी कि 10 कार्य दिवस के अंदर उस पर सदन में चर्चा करना जरूरी होता है और यही वजह है कि 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10वें वर्किंग डे पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला लोकसभा सदस्य अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरता है। जैसे आज कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा को लेकर विदेश नीति तक मोदी सरकार को घेरने की शुरुआत की। अब अगले 2 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से पहले से तय सांसद अपनी अपनी बात रखेंगे। इस दौरान कौन सांसद कितनी देर तक अपनी बात रखेगा, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। परंपरा यह है कि लोकसभा में जिस पार्टी के सदस्य ज्यादा होते हैं उन्हें ज्यादा वक्त दिया जाता है और जिस पार्टी के सांसद कम होते हैं उन्हें कम वक्त दिया जाता है। सरकार को भी आरोपों पर जवाब देने का पूरा वक्त दिया जाता है। सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही विपक्ष के सारे आरोपों का जवाब देंगे। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी हो जाती है और इसके बाद उस पर सदन में वोटिंग यानी कि मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोटिंग होती है तो सरकार गिर जाती है। हालांकि लोकसभा में संख्या बल मोदी सरकार के पक्ष में नजर आ रहा है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, जबकि बीजेपी के पास सदन में 301 सदस्य हैं और सहयोगियों को मिलाकर आंकड़ा 333 तक पहुंच जाता है। तो साफ है कि इस प्रस्ताव से सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला अविश्वास प्रस्ताव भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था, जबकि सबसे ज्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए थे। हालांकि हर बार उनकी सरकार सुरक्षित रही। वहीं नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार, राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव की वजह से अपनी सरकारें गिरती देखी। साल 1978 में दूसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही मोरारजी देसाई को अपनी हार का अंदाजा लग गया था और इसी वजह से उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जयललिता की पार्टी के समर्थन वापस लेने से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट के अंतर से अपनी सरकार गंवा दी थी। हालांकि इस बार ऐसी कोई आशंका नहीं है। मोदी सरकार आसानी से सदन का भरोसा हासिल कर सकती है क्योंकि सदन का आंकड़ा उसके पक्ष में है। अब बात करते हैं 14 साल के ईशान नारायणन की, जो देश के सबसे कम उम्र के फॉर्मूला 4 रेसर बन गए हैं। बचपन से मोटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले ईशान ने फॉर्मूला 4 में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि उनका इरादा फॉर्मूला 1 में भी अपनी कामयाबी दर्ज करवाने का है। रेसिंग ट्रैक पर रफ्तार के इसी रोमांच ने मुंबई के ईशान नारायणन को अपनी ओर खींच लिया और फिर इस फील्ड में उन्होंने कामयाबी की सीढ़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। ईशान देश के सबसे कम उम्र के F4 यानी फार्मूला 4 रेसर बन गए। बचपन से मोटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले ईशान ने इसमें एंट्री करने का सपना देखा और इसके लिए खूब मेहनत की और अब उन्होंने F4 रेसर बनने में कामयाबी भी हासिल कर ली। मेरे भाई और मैं बचपन से फार्मूला के रेसेस देखते थे बहुत सारे, तो तब से ही वो स्पीड और वो गाड़ियों को देख के मुझे भी ये पैशन आया कि मैं स्टार्ट करूँ ये। तो यस, बचपन से ही। ईशान ने इसी साल आयोजित मोटर स्पोर्ट से जुड़े अहूरा टैलेंट हंट से अपने रेसिंग करियर का आगाज किया। इसके बाद इन्होंने MRF पर जेके टायर्स नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। ईशान ने 15वें नंबर से MRF चैंपियनशिप की शुरुआत की और 6ठे नंबर पर रेस पूरी की। फिर चेन्नई में आयोजित MRF की इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें ये तीसरे नंबर पर रहकर फार्मूला 4 रेसर का तगमा हासिल कर लिया। फार्मूला 4 एंड फार्मूला 1 का जो मेन है, जो इंजन्स बहुत अलग होते हैं, टीम्स बहुत अलग होते हैं। तो जैसे फार्मूला 4 का जो इंजन होता है वो हम 1300 सीसी यूज़ करते हैं एंड फार्मूला 1 जो है वो 2000 सीसी होता है। एंड देन टीम्स भी बहुत अलग होता है, जैसे F1 में मर्सिडीज़ है, रेड बुल है, फरारी है। यहाँ पर F4 में इंडियन टीम्स होते हैं जो नेशनल चैम्पियनशिप्स खेलते हैं। एंड ये जो फार्मूला 4 कार्स होता है वो उसको हम LGB 1300 F4 कार्स बुलाते हैं। वो सब सिंगल सीटर कार्स होते हैं, प्लस वो मैनुअल होता है जिसमें एज शिफ्टर गियर यूज़ होता है। 5 गियर्स, 1 2 3 4 एंड 5। सो या, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फार्मूला 4 मोटर स्पोर्ट्स में एक नया फॉर्मेट है जो रेसिंग में आगे बढ़ने का मौका देता है। 2014 में पहली बार इसको आयोजित किया गया था। चेन्नई में हुई चैंपियनशिप में पूरे भारत से 20 F4 ड्राइवर में ईशान शामिल थे। ईशान मुंबई से एकमात्र F4 ड्राइवर थे। फिलहाल तो ईशान की नजर F4 पर है, लेकिन भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता F1 यानी फार्मूला 1 में भी हिस्सा लेने की इनकी ख्वाहिश है। This year at least F4 में बहुत अच्छा करना is my top goal and probably in the near future मुझे Formula 1 तक पहुंचना है and yes, I'm going to be one of the best in this field. ईशान पढ़ने के साथ अपने इस रोमांच को जारी रखे हुए हैं। इसमें इनके कोच से लेकर माता पिता तक का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। मॉम ने मुझे बहुत लाइक डिसिप्लिन किया है। मेरे लाइफस्टाइल को बहुत लाइक फिट किया प्रॉपरली पूरे स्केड्यूल में। एंड लाइक मॉम का फियर जो है स्पीड का, उसके बावजूद भी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अभी तक और करेंगे आई होप। एंड डैड ने भी बहुत सपोर्ट किया है, सो वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। F4 में जिस शिद्दत से ईशान मेहनत कर रहे हैं, उससे यही उम्मीद है कि मोटर स्पोर्ट्स में ये कामयाबी के झंडे बुलंद करते आगे बढ़ते रहेंगे। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो ईशान खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ईशान, बहुत बहुत बधाई। फॉर्मूला 4 से फॉर्मूला 1, क्या ये उसी का टिकट है? आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बताइए, कैसा रहा? अभी तक तो बहुत अच्छा हुआ है. इट वाज अमेजिंग. इट इज वेरी थ्रिलिंग टू डू दिस स्पोर्ट. द एड्रेनालाइन रश व्हाइल ड्राइविंग, इट्स जस्ट अमेजिंग. बिल्कुल। देखिए, जब हम F1 की बात करते हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, नारायण कार्तिकेयन और तरुण चंडोक दोनों का नाम आता है। आपकी कभी मिले हैं आप दोनों से? कभी आपने उनका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश की? अभी तक मिल तो नहीं पाया, बट आई वुड लव टू मीट देम. एंड if I meet them, I would love to interact and ask them about everything about Formula One and like about their experience. नारायण कार्तिकेयन या तरुण चंडोक, दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? Karthikeyan for sure. फॉर श्योर. चलिए, हाँ, क्या, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत अगर हम कहें फॉर्मूला 1 में, तो वो फंड्स की आती है. FMSCI की तरफ से क्या आपको किसी तरह की कोई हेल्प अभी मिली है? क्योंकि अगर आप कोई इंटरनेशनल इवेंट के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वहां पर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी फंड्स रिलेटेड. अभी तक तो हेल्प नहीं है, बट टीम्स, मेरे कोचेस ने और टीम तो ऑफ कोर्स हेल्प करेगी. एंड अभी तक जो भी हुआ है वो बहुत मुझे बहुत लर्निंग मिला है टीम से एंड कोचेस से. तो अभी तक ओके है. तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि आप भारत का नाम रोशन करें, तो उसके लिए अभी तक आपको जो हेल्प मिली है, क्या वो काफी है? इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? अभी के ये हेल्प बहुत अच्छा. I would thank everyone for the support, but in the future I would love to do the international races and make the country more proud internationally. ईशान, जब आप उस ट्रैक पर होते हैं, हालांकि एग्जैक्ट स्पीड मुझे नहीं पता, आप बता पाएंगे? मेरे ख्याल से शायद 200 से 250 की स्पीड होती होगी, और वो जो रफ्तार का रोमांच है वो आप महसूस करते हैं. क्या ऑफ ट्रैक जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं, तब मन में तो नहीं आता कहीं कि मैं उतनी स्पीड में ले जाऊं? या क्या आपकी मम्मी कंफर्टेबल होती है आपके साथ बैठने में? मैं अभी रोड पे ड्राइव तो कर नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट 18. बट while रेसिंग तब बहुत थ्रिल होता है. एड्रेनालाइन बहुत पंप होता है थ्रू माय बॉडी, एंड इट्स जस्ट very thrilling to drive and feel in the moment. It's this pure rush. जी, चलिए ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस भी आपको. हम चाहेंगे कि आप भारत का नाम रोशन करें. बहुत शुक्रिया. कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं. नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ. आज सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज.